जो रिपोर्टेडली हमारी अपकमिंग काउंसिलिंग लास्ट राइट्स फिल्म को प्रेरणा देती है। एक नया घर पुराने डर। हमारी कहानी अगस्त 1973 में शुरू होती है, जब जैक और जेनेट स्मॉल अपनी बेटियों और जैक के पेरेंट्स के साथ वेस्ट पिस्टन पेंसिल्वेनिया में चीज स्ट्रीट पर एक डुप्लेक्स में शिफ्ट हुए थे। उन्होंने इसे एक फिक्सर अपर माना था, एक नई शुरुआत, क्योंकि उनका पिछला घर फ्लड से डैमेज हो गया था पूरा। लेकिन जो शुरू में छोटी मोटी परेशानियां थीं, जैसे चीज़ों का गायब होना और फिर वापस आ जाना एक रहस्यमय तरीके से, या पुराने दीवार के दाग का नए पेंट से भी दिखना, वो जल्दी ही कुछ भयंकर दहशत का विभीषण बढ़ना। चैप्टर 2। 1974 तक स्मर्फ्स ने क्लेम किया था कि उनकी घर एक रणभूमि बन गई थी। किचन अप्लायंसेस रिपोर्टेडली अपने आप आग पकड़ लेते थे, जबकि वो अनप्लग्ड थे, और घर अक्सर सल्फर और सड़े हुए मांस की घिन भरी बदबू से भर जाता था, जो पल भर में गायब हो जाती थी। अजीब व करीब आवाज़ आना कॉमन हो गया था, यहाँ तक कि जैनेट और जैक की माँ मैरी ने क्लेम किया कि उन्होंने एक दूसरे को नाम से बुलाते हुए गाली गलौज करते हुए सुना था, जैसे कि कोई उनकी अदृश्य शक्ति उनके शब्दों को विकृत कर रही हो। लेकिन दहशत यहाँ नहीं रुकी। फैमिली ने ऑमिनस ब्लैक मासेस को अपने घर में सायोनुमा आकृतियों में घूमते हुए देखा। उनके कुत्ते को रिपोर्टेडली बेरहमी से दीवार पर फेंक दिया गया था। एक बेटी को सीलिंग से गिरे हुए लाइट फिक्सर से गंभीर चोट लगी। दूसरी को एलिजिटली सीढ़ियों से धक्का दे दिया गया, जैसे कि कोई अदृश्य हाथ उन्हें नीचे खींच रहा हो। सबसे दहशतनाक क्लेम्स में फैमिली मेंबर्स पर अनदेखी शक्तियों द्वारा सीधे फिजिकल असॉल्ट्स हुआ। पर यह दहशत तब भी नहीं रुकी। लेकिन इन दहशतों से घबराकर स्मर्ल्स ने शुरू में कैथोलिक चर्च से बेचैनी से मदद की तलाश की। आइए देखते हैं वो मदद कैसे गई। लॉजिस्ट मैदान में एक अंधकार सच्चाई के साथ। 1986 में स्मर्ल्स ने एड और लॉरेन वैन से कांटेक्ट किया, जो स्वयं घोषित डिमोनोलॉजिस्ट और साइकिक मीडियम्स थे। लॉरेन ने अपनी क्लेम्ड क्लेयरवॉयंट एबिलिटीज़ का यूज़ करते हुए ये कंक्लूजन निकाला कि घर में शक्तियों का एक उलझा हुआ जाल था। एक हार्मलेस एल्डरली वुमेन, एक यंग और पोटेंशियली वायलेंट लड़की, एक आदमी जो घर में मरा था, और एक वेरी पावरफुल दुष्ट आत्मा जो बाकी 3 स्पिरिट्स को स्मर्ल फैमिली के परेशान करने के लिए मैनिपुलेट करता था। एड वॉरेन ने डीमन की शक्तियों के सीधे रूप में प्रकट होने का क्लेम किया। Notice that this stairway, as you're coming up, is very, very narrow. Now, Jack was sitting on the very top step. One of our researchers was perhaps in this area talking to Jack. They watched the dog, Jason, who is a full-grown German Shepherd, walk across. He wasn't coming down the stairs. He would have had to pass the 2 men in water to come down the stairs. And Jack decided to call the dog because he couldn't see him for a couple of minutes. And the dog came from downstairs up. No possible way that the dog could have gone from where he was up here. There was no other way for him to come from this level down without using these stairs, and he did not. वॉरेंस के मेथड और उनकी फाइंडिंग्स पर काफ़ी स्केप्टिज्म और क्रिटिसिज्म रहा है। क्रिटिक्स जैसे प्रोफेसर पॉल कर्ट्स और स्टीवन नोवेला ने उनका एविडेंस को ब्लार्नी कहा है और उनके कई वेल नोन केसेस को फैब्रिकेटेड होक्स बताया। कर्ट्स ने कहा कि वॉरेन ऑब्जेक्टिव, इंडिपेंडेंट या इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटर नहीं। साइंस, साइकोलॉजी और चर्च की विकाल दृष्टि। चैप्टर 4। स्मर्ल्स केस में तीव्र स्केप्टिक्स भी थे। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ द न्यूयॉर्क एट बुफेलो के प्रोफेसर पॉल कर्ट्स, जो कमिटी फॉर द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्लेम्स ऑफ द पैरानॉर्मल के चेयरमैन थे। CSICOP ने स्मर्ल्स की क्लेम को सीधे सीधे अ होक्स, अ शराड, अ घोस्ट स्टोरी कहा।
उन्होंने सजेस्ट किया कि फैमिली के क्लेम्स डिल्यूशन, हेलुसिनेशंस या ब्रेन इम्पेयरमेंट की वजह से हो सकते हैं और उन्हें साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाने की दृढ़ता से सलाह दी। बाद में एक क्रिटिकल मेडिकल डिटेल सामने आया कि जैक स्मॉल की 1983 में सर्जरी टू रिमूव वाटर फ्रॉम हिज ब्रेन हुई थी। ये प्रोसीजर उन्हें बचपन में हुआ मेनिंजाइटिस से हुआ था, जो कि उन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के कारण ज़रूरी था। क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया कि ये ज्ञानात्मक कमजोरी, हेलुसिनेशन या गलत याद किए गए इवेंट्स को के कारण बन सकती है, जो कि हो रहे थे अक्सर, जो वास्तविक को विकृत कर सकते थे। साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट गॉर्डन ने कहा कि पीपल ऑफन लुक एट demonology to explain many tensions that they experience as individual and within their families. रोमन कैथोलिक चर्च ने एक सतर्क रुख बनाए रखा, जबकि प्रीस्ट ने ब्लेसिंग्स की। उन्होंने कंसिस्टेंटली रिपोर्ट किया कि उन्होंने अपनी विजिट के दौरान नो हार्मफुल एक्टिविटी वाइल ऑन द प्रॉपर्टी देखी। एक प्रीस्ट ने 1986 में स्मर्ल के घर में 2 रातें गुजारी और कंफर्म किया कि उनके स्टे के दौरान कुछ भी नहीं मुझे हुआ, जो फैमिली के कांस्टेंट टॉर्मेंट्स क्लेम करते थे उसके डायरेक्टली अपोजिट था। फिर भी जैनेट स्मर्ल ने दृढ़ता से दावा किया कि अनआइडेंटिफाइड प्रीस्ट ने 3 से अनसक्सेसफुल एक्सॉर्सिज्म किए थे और उन्होंने फेलियर्स को ये कहकर एक्सप्लेन किया कि डीमन राइट्स से बचने के लिए मूविंग बिटवीन द डबल ब्लॉक होम और यहाँ तक कि फॉलोइंग द फैमिली टू अदर लोकेशन भी करता था, जो एक सुविधाजनक कहानी के रूप आंतरण था। स्मर्ल्स की कहानी ने जल्दी वाइड प्रेस अटेंशन गेन किया और विल्क्स-बेयर टाइम्स लीडर के अगस्त 1986 के एक आर्टिकल से पब्लिक के लिए वीक्स लॉन्ग फैसिनेशन बन गई। इस मीडिया फ्रेंजी ने पूरे पेंसिल्वेनिया और आसपास के स्टेट से रिपोर्टर्स को खींच लिया। शुरू में स्मर्ल्स की डेमोनिक इन्फेस्टेशन के क्लेम्स को चर्च के कुछ सेगमेंट्स के प्रेस मेंबर्स और बहुत से नेबर्स ने सीरियस लिया, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और स्मर्ल्स और वॉरेंस वेरीफाइबल एविडेंस देने में फेल होते गए, पब्लिक परसेप्शन बदलने लगी और कई लोगों को लगा कि क्लेम्स सिर्फ a hoax perpetrated by the family for attention and fame थे। पैराडॉक्सिकली मीडिया अटेंशन से थकने के कुछ ही महीनों के अंदर स्मर्ल्स ने एड और लोरेन वॉरेन और स्क्रैंटन न्यूज़पेपर राइटर रॉबर्ट क्यूरन के साथ मिलकर 1986 में एक पेपरबैक बुक द हॉन्टेड को ऑथर की। बुक को रिव्यूअर्स से सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म मिला, जिन्होंने इसे वन साइडेड और पुअरली रिटन बताया और एम्पेरिकल एविडेंस की कमी पर सवाल उठाए। स्मर्ल की कहानी को 1991 में एक 2 घंटे की टीवी मूवी बनाया, जो कि मूवी का नाम द हॉन्टेड में भी इमोर्टलाइज किया गया और अब ये रिपोर्टेडली अपकमिंग 2025 की हॉरर फिल्म द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स के लिए इंस्पिरेशन है। पर्सनल और डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस का इतना रैपिड कमर्शलाइजेशन स्पेशली फिजिकल और सॉल्ट्स जैसे क्लेम्स का एथिकल कंसर्न उठाता है। 1988 में स्मॉल फैमिली ने आखिरी बार अपना हॉन्टेड वेस्ट पिस्टन का घर छोड़ दिया, विल्क्स-बेयर शिफ्ट होते हुए जैसे किसी कभी ख़त्म ना होने वाले कोस्ट से बचने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन आयरनी ये थी कि उन्हें के जाने के तुरंत बाद 1988 में ही डेबरा ओवेंस के घर में आई, उन्हीं के घर में आई और मीडिया को खुलकर कह दिया कि उन्होंने कभी कोई सुपरनैचुरल चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया है। स्केप्टिक्स ने इस बयान को अपने सबसे बड़ा हथियार बनाया, स्मर्ल्स के सारे क्लेम्स पर सवाल उठाते हुए।
पर सपोर्टर्स का कहना था ये एंटिटी एक जगह से बंधी नहीं थी, ये उनके साथ चली गई, ये उनसे बंधी हुई थी, या फिर डबल ब्लॉक होम के दोनों हिस्सों के बीच घूमती रही। स्मॉल केस आज तक एक बैटलफील्ड बना हुआ है। एक तरफ कुछ लोग जो सुपरनेचुरल का एग्जिस्टेंस पर यकीन रखते हैं, और दूसरी तरफ वो जो इसे एक केयरफुली वोवन फैब्रिकेटेड समझते हैं, एक लाए समझते हैं। स्केप्टिकल कैंप ने जैक स्मॉल की मेडिकल हिस्ट्री, उनकी ब्रेन सर्जरी और कॉग्निटिव इश्यूज को अपनी रीजनिंग का कॉर्नरस्टोन बना लिया। हॉन्टिंग्स के दौरान फैमिली ने सिर्फ पैरानॉर्मल टेरर का नहीं, बल्कि अपनी ही कम्युनिटी का जहरीला बैकलैश का सामना किया। पड़ोसियों से उन्होंने उन्हें मनी हंग्री शार्लेटन्स कहकर इंसल्ट किया, और कुछ ने तो उनके घर पर पत्थर तक फेंके। उनकी ज़िंदगी को एक ओपन वुंड बनाकर छोड़ दिया। एक स्मॉल बेटी ने सालों बाद कन्फेस किया कि वो तब भी जेन्युइन फियर में जीती थी और फील करती थी उनका फ़ायदा उठाया गया उन लोगों और इंस्टीट्यूशन द्वारा जो उन्हें मदद का वादा करते हुए, पर एक प्राइस टैग के साथ। आखिर में स्मॉल हंटिंग एक ऐसी पहेली बन गई जो न सच के काउंट में डिसाइड हुई, न साइंस के लैब में सॉल्व हुई। ये एक रिमाइंडर है कि बिलीव का असर कभी कभी एविडेंस से भी ज़्यादा गहरा होता है, और इंसान की अननोन के प्रति बेचैनी हमेशा उसी जवाब ढूंढने के लिए मजबूर